चलिए बेटा, कौन कौन आ गया है? दीपांशु, ब्रजेंद्र, वॉइस क्लियर है बेटा? सर चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेस। कल आपने पढ़ा था गैसियस एक्सचेंज, वो कंप्लीट हो गया था टॉपिक। गैसेस का एक्सचेंज आपने इस तरह से दिखाया था। ये आपने बनाई थी लंग एल्वेलाई और ये थी ब्लड कैपिलरीज। यहाँ आपने कहा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 mmHg होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 mmHg होता है। ये पल्मोनरी आर्टरी थी, पल्मोनरी आर्टरी जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, काफ़ी डिटेल से आप पढ़ चुके थे। यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपने कहा था कि 40 होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 46 mmHg, ये कंडीशन होती है। तो इन्हीं के बीच में आपने गैसेस एक्सचेंज करवाया था। यहाँ PO2 की वैल्यू ज़्यादा थी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो ये ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 40 है, यहाँ 104 है, 104 है। यहाँ CO2 46 है और यहाँ पर CO2 40 है, तो ये CO2 यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं। ये CO2 ब्लड कैपिलरीज से लंग एल्वेलाई के अंदर पहुँच जाती है। ये है लंग एल्वियोलाई, इसको आपने नाम दिया था ब्लड वेसल्स। ये कंडीशन थी और ये ऑक्सीजन यहाँ आ जाती है। ये फिनोमेना एक्सचेंज का तब तक चलता है जब तक कि इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं हो जाता है। इसका मतलब ये कि जब तक कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जितना यहाँ पर है, जब तक यहाँ नहीं हो जाएगा तब तक ये मैकेनिज्म चलती रहेगी। और जैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ इसके बराबर हो जाएगा 104 और CO2 इसके बराबर हो जाएगा 40, फिर ये प्रोसेस रुक जाएगी ऑटोमेटिक और इस ब्लड को बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब ये वैल्यू आ जाएगी तो इस ब्लड को बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये कहलाएगी पल्मोनरी वेन। ये आपने देखा था। तो गैसेस एक्सचेंज हो गया था। अब यहाँ पर एक्सचेंज तो हो गया, CO2 यहाँ चली गई और O2 यहाँ आ गई। अब यहाँ से बॉडी टिश्यूज तक, कल आपने इसको दिखाया था कि ये जब एक्सचेंज हो जाता है तो ये प्योर ब्लड जाता है बॉडी टिश्यूज के अंदर और फिर बॉडी टिश्यूज वर्क करता है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो हम लोगों को यही देखना है कि ये यहाँ से बॉडी टिश्यूज तक ये प्योर ब्लड कैसे जाता है ना। भाई ट्रांसफ़र तो हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ऑक्सीजन यहाँ आ गई है। अब ये कैसे ट्रांसपोर्ट होगी ये देखेंगे। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस में पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये पहली हेडिंग होगी। और सेकेंड हेडिंग क्या होगी? ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ये दूसरी हेडिंग है। दो ही गैस पाई जाती है, O2 एंड CO2, है ना। O2 लंग्स को चाहिए और CO2 बाहर उसका निकलना इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि
एक एक बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 की बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 दो मेथड से होता है। कितने मेथड से होगा? दो मेथड से। दो से 3% ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये डिसॉल्व रहती है। ब्लड प्लाज्मा के अंदर O2 डिसॉल्व रहती है। तो 2 से 3% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी वाया ब्लड प्लाज्मा। और जो इसका मेजर पार्ट है O2 का, यानी 97 to 98% ये ट्रांसपोर्ट होगी HbO2 के फॉर्म में, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ये सेकंड है। तो ऑक्सीजन का मेजर पार्ट यानी 97 to 98% पार्ट ट्रांसपोर्ट बाय हीमोग्लोबिन इन फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगी और बनाएगी HbO2। तो इस रूप में इतना भाग इसका ट्रांसपोर्ट होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन दो तरह से है। 2 से 3% ऑक्सीजन ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व रहती है, इसके अंदर डिसॉल्व रहेगी और ट्रांसपोर्ट होगी। और इसका जो मेजर पार्ट होगा 97 से 98% ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी। क्लियर? कैसे ट्रांसपोर्ट होगी ये हम लोग देखेंगे। ये देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर Hb, ये क्या? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर दो भाग होते हैं, एक होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन। तो ग्लोबिन को आप जानते हैं कि ये एक प्रोटीन है, आप पढ़ चुके हैं, हीमोपोएटिक सिस्टम में ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ाए हैं। और हीम, हीम का मतलब आयरन, Fe। तो हीम के अंदर पाया जाता है पोरफायरिन रिंग। पोरफायरिन रिंग पाई जाती हैं जी। और ये संख्या में होती है 4 एक हीमोग्लोबिन के अंदर। और उन 4 से फेरस के एटम जुड़े होते हैं। फेरस के एटम जुड़े होंगे 4। कैसे? यहाँ स्ट्रक्चर बना देते हैं। इस तरह से ये है। एक Fe यहाँ होगा, एक Fe यहाँ होगा, एक Fe यहाँ से जुड़ा होगा, एक Fe यहाँ से जुड़ा होगा और एक Fe यहाँ से जुड़ा होगा। ये होंगे 4 Fe। 4 पोरफायरिन रिंग। ये कौन सी रिंग है? पोरफायरिन रिंग। संख्या में 4 है पोरफायरिन रिंग। है ना? तो 4 पोरफायरिन रिंग के पास 4 फेरस एटम है। इतना क्लियर है? अब यहीं पर फेरस के साथ में यहां पर जुड़ता है ऑक्सीजन। फेरस के साथ में ऑक्सीजन जुड़ता है। ये बात कहना बड़ा आसान है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के साथ होता है 97 to 98%। कंपटीशन में पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर किस पार्ट से किस पार्ट से ऑक्सीजन अटैच रहता है। तो इस तरह से आप देखो कि हीमोग्लोबिन के दो भाग हैं, हीम और ग्लोबिन। हीम में पोरफायरिन रिंग पाई जाती है, एक हीम में 4 पाई जाएंगी। ठीक है? और पोरफायरिन रिंग से लगे होते हैं फेरस। ठीक है? 4 पोरफायरिन रिंग से 4 फेरस होंगी, ये दिख रहा है। और हर एक फेरस से एक ऑक्सीजन अटैच होगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? मॉलिक्यूल
ये हो जाएंगे 4, यानी HB के साथ में 4 O2 कंबाइंड करते हैं, ये कंबाइंड होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कंपटीशन में कि कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ में ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो कितने होंगे? 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय 1 हीमोग्लोबिन। दिख रहा है ना? अब यही रिएक्शन करके बनाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसी को ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। जो बात यहाँ लिखी थी उसी को हमने यहाँ दिखाया है कि किस तरह से, कहाँ से बाइंड होता है ऑक्सीजन जाके, हमेशा फेरस वाले पार्ट से बाइंड होता है। क्लियर? इतना क्लियर है? तो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होंगे एक हीमोग्लोबिन के साथ में, ये 4 मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स 4 हैं। लेकिन अगर पूछा जाएगा हाउ मैनी आइटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय HB, अगर आइटम्स पूछा जाए, कोई बच्चा रिप्लाई करे हाउ मेनी आइटम्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय 1 HB, कोई इसका आंसर लिखे, देखते हैं कितना आप समझे। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। महेंद्र, हरीश, हर्ष, मनीष, सबका 8, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए तो आइटम्स की जब बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, है ना? मॉलिक्यूल्स 4 है और 4 दूनी 8 आइटम्स हो जाएंगे। तो इतना क्लियर है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट आपने देख लिया किस तरह से होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 देखते हैं, ये वाला इधर साफ कर देते हैं। चलिए ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 3 मेथड से होगा। इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय फॉलोइंग 3 मेथड्स। 3 मेथड्स, राइट? पहला क्या है? CO2 5 to 7% ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड प्लाज्मा के रूप में, ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व रहती है 5 से 7%। क्लियर? दूसरा CO2 ट्रांसपोर्ट होगी हीमोग्लोबिन के साथ में, बनाएगी HbCO2 10 to 25%। HbCO2 यानी कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, ये बनाएगी HbCO2, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करके बनाएगी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। 10 से 25% भाग इस तरह से ट्रांसपोर्ट होगा। और जो इसका मेजर पार्ट होगा, मेजर पार्ट जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। मेजर पार्ट का मतलब इसका जितना भाग बच रहा है 70 से 85% तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई कंपटीशन में पूछा गया है। मेजर पार्ट ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय बाइकार्बोनेट आयन, 70 से 85% भाग इसका
बाइकार्बोनेट आयन के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर? तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ओनली 2 मेथड से आपने देखा था, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का 3 मेथड से होता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब ये कैसे होगा इस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यहाँ बनाते हैं, इधर बना देते हैं, यहाँ पर देखिए, ये बन गया टिश्यू। ये हमने एक टिश्यू बना दिया है। टिश्यू के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स हैं। ये क्या है? ये टिश्यू है। टिश्यू के अंदर आपने कल कहा था कि टिश्यू के अंदर लगातार मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं और जिससे कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, यानी C6H12O6 इसका ब्रेकडाउन होगा और बनेगा CO2 प्लस H2O। ये रिएक्शन लगातार हुआ करती है टिश्यूज के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान। ये जो ग्लूकोज है इसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होगा और बनेगा CO2 प्लस H2O, है ना। और ATP बनती है ऊर्जा के रूप में। ATP तो सेल को चाहिए तो सेल ले लेती है इसको करेंसी ऑफ सेल कहते हैं, सेल इसको ले लेती है। और जो CO2 यहाँ लगातार इमिट हुआ करती है, लगातार बना करती है ना। तो जब हीमोग्लोबिन लंग एल्वेलाई से, यानी हार्ट से, ये कह लो कि हार्ट से जब प्योर ब्लड यहाँ पर आता है, इस तरह से प्योर ब्लड यहाँ पर आता है ना। तो ये प्योर ब्लड जैसे यहाँ पर आएगा, तो अभी तक यहाँ इस प्योर ब्लड में क्या है? HbO2 के फॉर्म में है, HbO2 के फॉर्म में है। इसी को आपने नाम दिया था HbO2। में प्योर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और टिश्यूज तक पहुंच गया। लंग से निकलने के बाद कहाँ पहुंच गया? टिश्यूज में। तो टिश्यूज के अंदर जैसे ही पहुंचेगा, तो टिश्यूज में चूंकि CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना, चूंकि लगातार मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो जैसे इसके क्षेत्र में पहुंचेगा HbCO2, तो उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। इसका हो जाएगा ब्रेकडाउन, Hb अलग, CO2 अलग, सॉरी Hb अलग और O2 अलग, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि CO2 का प्रभाव वहाँ ज़्यादा है, ज़्यादा ताकतवर है, वो अटैक कर देगा। और हीमोग्लोबिन एफिनिटी रखता है CO2 की, क्योंकि जिसका ज़्यादा लेवल होगा लोग उसी की तरफ जाते हैं। चुनाव का टाइम चल रहा है, तो जिसकी तरफ ज़्यादा लोग होंगे आप भी उधर चले जाएंगे। वही हाल है, CO2 का लेवल यहाँ ज़्यादा है, HbO2 के साथ बाइंड है। जैसे यहाँ आएगी पाला बदल लेगी, Hb और O2 का अलग अलग डिसोसिएशन हो जाएगा, Hb अलग O2 अलग। जो O2 होगी उसको तो ये यूज़ कर लेगी, यही O2 यहाँ यूज़ की जाती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में। और बची क्या? फ्री है Hb, तुरंत मौका देख के CO2 Hb के साथ बाइंड कर जाएगी। ये Hb CO2 के साथ बाइंड कर जाएगी और क्या बना लेगी? HbCO2। ये HbCO2 बना लेगी, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। एक तो ये रास्ता है, कितना % भाग इस तरह से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब जैसे HbCO2 बन जाएगी, तो यहाँ से जो दूसरी निकलेगी, इस तरह से दूसरी जो ब्लड वेसल्स निकलेगी, इसके अंदर क्या Hb और CO2 है ना। एक तो ये रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या है इसका? दूसरा रास्ता ये है कि इस ब्लड वेसल्स के अंदर, इधर देखो, ये हमने बना दिया ब्लड वेसल्स जो टिश्यूज के अंदर जा रही हैं, उसको हमने बड़ा करके दिखा दिया। ये ब्लड वेसल्स जा रहे टिश्यूज के अंदर, और इसके अंदर क्या पाई जाती है? इसके अंदर पाई जाती है ये है आरबीसी पाई जाती हैं।
और बाकी ये वाला जो भाग है इसका, ये है ब्लड प्लाज्मा का। ये क्या है? ब्लड प्लाज्मा का भाग हो गया है। और ये आरबीसी का भाग है। और ये कहाँ जा रहे हैं? टिश्यूज के अंदर। तो टिश्यूज में लगातार मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, CO2 रिलीज हो रही है। तो ये जो CO2 होगी, ये सपोज करो कि ये टिश्यूज से, ये टिश्यूज का भाग इधर हमने बना दिया, ये बना दिया टिश्यूज का भाग, ये टिश्यूज का भाग। इस टिश्यूज से लगातार CO2 आ रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, CO2 लगातार रिलीज हो रही है। तो वो जो CO2 होगी ये टिश्यूज से आ रही है, ये CO2 कुछ इसका भाग ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, यानी CO2 ब्लड प्लाज्मा के साथ डिसॉल्व रूप में आ जाएगी, तकरीबन 5 से 7%। कुछ CO2 पहुंच जाएगी आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर, और आरबीसी की अंदर ही HB पाई जाती है, और HB के साथ बाइंड करके बना लेगी। इसको और थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि आपके और अच्छे से समझ में आ जाए। ये HB के साथ बाइंड करके क्या बना लेगी? HbCO2। तो पहला स्टेप ये हो गया, और दूसरा हो गया ये HbCO2, ये बन गया। पहला ये था, दूसरा ये। और कुछ CO2 वो आरबीसी के अंदर आ जाएगी, और वाटर के साथ रिएक्शन करके, वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाएगी H2CO3। H2CO3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ये नाम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोनिक एसिड। तो कुछ CO2 H2O के साथ बाइंड करके बनाएगी कार्बोनिक एसिड। और इस रिएक्शन के लिए एक एंजाइम बड़ा ही यूजफुल होता है ना। बहुत कंपटीशन में आया है कि कार्बोनिक एसिड को बनाने में कौन से एंजाइम का रोल होता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम में एक ही एंजाइम पढ़ते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका रोल यही है, क्योंकि वो आरबीसी के अंदर ही पाया जाता है। कोई हमको बताए कि कौन सा एंजाइम इस रिएक्शन को करवाता है, कोई नाम बता दे, फिर आगे बढ़ें। जल्दी से बेटा। हाँ, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, वेरी गुड। चलिए देखते हैं। इसको क्या बोलेंगे? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। यहाँ जो एंजाइम काम करेगा वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ना। यहाँ लिखे दे रहे हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। 3-4 बातें इस एंजाइम की यही देख लो। फाउंड इन आरबीसी, आरबीसी के अंदर पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है? फास्टेस्ट, बहुत फास्ट है। कितना? 50,000 फास्टेस्ट, 50,000 टाइम्स फास्टेस्ट कंपेयर टू नॉर्मल। नॉर्मल एंजाइम की तुलना में 5,000 गुना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और तीसरा पॉइंट कि ये जिंक कंटेनिंग है, जिंक कंटेनिंग एंजाइम। ये 3 बातें पाई जा रही हैं।
कार्बोनिक एनहाइड्रेज में। CO2 H2O के साथ रिएक्शन करके बनाएगी कार्बोनिक एसिड, किस एंजाइम की मदद? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये तीनों चीजें आपको यहां दिख रही हैं। किस तरह से वेसल्स पहुंचेगी टिश्यूज के अंदर, ये 3 रिएक्शंस होंगी। जो भी CO2 वहां बन रहे लगातार टिश्यूज से, वो इस तरह से कुछ इस तरह से 3 रूप में ट्रांसपोर्ट होगा। O के साथ बाइंड करके इतना क्लियर है? इतना क्लियर है तो आगे बढ़े। बेटा बताइए, इतना क्लियर है? फिर आगे बढ़े हम लोग। चलिए ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट वाली बात से थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहीं पर समझेंगे। कार्बोनिक एसिड बनता है, ये ब्रेक होता है, ये ब्रेक होगा और इसी आरबीसी का डायग्राम एक यहां बना देते हैं। ये आरबीसी का डायग्राम है ना, यही यहां बना देते हैं और ये ब्लड वेसल से ये यही आरबीसी हम यहाँ बना रहे हैं इसके आगे की रिएक्शंस को दिखाने के लिए। तो कार्बोनिक एसिड बना है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये कार्बोनिक एसिड है। ये ब्रेक होगा किसमें? ये ब्रेक होगा HCO3 माइनस और H प्लस में। इस तरह से, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, H2CO3 है ना, तो बाइकार्बोनेट अलग और H प्लस आयन अलग, भाई दो ये दोनों इसके अंदर पाए जा रहे हैं। क्लियर? अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन है, ये एक्सेस अमाउंट में जब बनने लगता है तो ये लगातार ये प्लाज्मा के अंदर डिफ्यूज होने लगता है। ये सब क्या है? ये आरबीसी का भाग है और ये सब क्या है? ये प्लाज्मा है। तो ये लगातार प्लाज्मा के अंदर डिफ्यूज होता है। ये आरबीसी है और ये क्या है? ब्लड प्लाज्मा है। तो ये लगातार H2SO3 यानी बाइकार्बोनेट आयन कहाँ आने लगता है? ये आने लगता है प्लाज्मा के अंदर। तो इसके बदले में प्लाज्मा से क्लोराइड आयन आरबीसी के अंदर जाने लगते हैं। क्लोराइड आयन आरबीसी के अंदर जाने लगते हैं ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, कुछ गड़बड़ ना हो, बैलेंस रहे। जितने मॉलिक्यूल्स बाइकार्बोनेट के यहाँ आएंगे आरबीसी से प्लाज्मा के अंदर, उसके बदले में उतने ही क्लोराइड आयंस ब्लड प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर चले जाते हैं ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। इस चीज को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था हाइमबर्गर ने। हाइमबर्गर, तो नाम दिया जाता है हाइमबर्गर फिनोमेना। पहला साइंटिस्ट का नाम पढ़ रहे हैं आप, हाइमबर्गर फिनोमेना। हाइमबर्गर फिनोमेना क्या होता है? बाइकार्बोनेट आयंस जब आरबीसी से ब्लड प्लाज्मा के अंदर आने लगते हैं, डिफ्यूज होने लगते हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में ब्लड प्लाज्मा से क्लोराइड आयन आरबीसी के अंदर जाने लगते हैं। इसको ऑब्जर्व किया था हाइमबर्गर ने, इसलिए नाम दिया गया हाइमबर्गर फिनोमेना।
इसको और एक नाम से जानते हैं, इसको क्लोराइड शिफ्ट भी बोलते हैं। क्लोराइड शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट, ये क्लोराइड शिफ्ट है। कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि क्लोराइड शिफ्ट कहाँ होता है, तो आप क्या बताएंगे? क्लोराइड शिफ्ट आरबीसी और ब्लड प्लाज्मा के बीच में होता है। क्लोराइड शिफ्ट का क्या मतलब है? नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस गोज इनटू द आरबीसी फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा, है ना। तो इसको बोलेंगे क्लोराइड शिफ्ट। बाइकार्बोनेट आयन जितने भी आएंगे उसके इन्फ्लुएंस में उतने ही क्लोराइड आयन ब्लड प्लाज्मा से एंटर कर जाएंगे आरबीसी के अंदर। तो क्लोराइड शिफ्ट क्लियर हो गया कि कहाँ पर होगा, किसके किसके बीच में होगा, और ये क्या है, या इसको हैमबर्गर फिनोमेना बोलेंगे। क्लियर है? तो इस तरह से आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 देख लिया, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 देख लिया। ठीक है, समझ रहे हैं? एक बात और, अभी यहाँ देखिएगा, यहाँ ब्लड वेसल्स जा रहे थे टिश्यूज के अंदर, और टिश्यूज के अंदर जैसे पहुंचते ब्लड वेसल्स, तो जो HbO2 के साथ बाइंड है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, उसका डिसोसिएशन होता है, वो टूट जाती है, Hb अलग O2 अलग। इस फिनोमिना को सबसे पहले देखा था बोहर ने। किसने देखा था? बोहर ने। तो इसको बोलते हैं बोहर इफेक्ट। बोहर इफेक्ट जो आपको नोट्स दिया है उसमें सब लिखा है, नाम समझ लो, बोहर इफेक्ट। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कंपटीशन में कि बोहर इफेक्ट कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ लागू होता है, तो आप बोलेंगे टिश्यूज के अंदर। बोहर इफेक्ट टिश्यूज के अंदर देखा गया। क्या देखा था बोहर ने? इन्होंने देखा था कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाती है। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि CO2 का लेवल वहां ज्यादा होता है, और डिसोसिएशन के बाद CO2 बाइंड कर जाती है Hb के साथ। तो बोहर इफेक्ट आपका क्लियर हो गया कि बोहर इफेक्ट लागू हो रहा है टिश्यूज के अंदर। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो रही है, Hb अलग O2 अलग, इसको बोहर ने ऑब्जर्व किया, नाम दिया गया बोहर इफेक्ट। अब जब ये अलग हो जाएगी तो उसके बाद इसी ब्लड वेसल्स के अंदर और टिश्यूज के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होगी, उसी को हमने यहाँ दिखाया है। ये देखिए कि ये टिश्यू है, उसी का एक भाग दिखा दिया कि ये टिश्यू है और वो ब्लड वेसल्स है ये वाली, और जो भी CO2 बनती है वो सब इस तरह से तीन फॉर्म में, ब्लड प्लाज्मा, Hb, CO2 के फॉर्म में और बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। इतना काम टिश्यूज के अंदर हो रहा है। तो टिश्यूज के अंदर हैमबर्गर फिनोमिना आपने देख लिया, टिश्यूज के अंदर बोहर इफेक्ट आपने देख लिया, टिश्यूज के अंदर क्लोराइड शिफ्ट आपने देख लिया। तीन नाम आपने टिश्यूज के अंदर देखे। इतना क्लियर है? तो हम आगे बढ़े। बताओ तुम लोग, दो और नाम बताएंगे बस। तीन नाम अभी आपने देखा है, एक तो बोहर इफेक्ट, दूसरा हैमबर्गर फिनोमिना, और इसी को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। मतलब ये दोनों काम कहाँ पर हो रहे हैं? ये दोनों काम हो रहे हैं अभी टिश्यूज के अंदर। अभी हम टिश्यूज में ही तो हैं। इतना क्लियर है? चलो पहले आंसर करो, जल्दी से बताओ क्लियर है तो आगे बढ़े। विनीत, सचिन, प्रियंका, ऐसे ही बता रहे हो या कुछ समझ में भी आ रहा है? बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं। पंद्रह थे, 13 बचे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बने रहिएगा, यहाँ पर ये तीनों काम हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये जो CO2 है ये कहाँ जाएगी? लंग्स के अंदर जाएगी। भाई काम तो वही होगा ना, वही काम होता है। लंग्स के अंदर जाएगी, CO2 लंग्स को दे देगी और O2 ले लेगी। यही काम बार बार रिपीट होता रहता है। तो जब ये दूसरी वाली ये जब लंग्स में पहुंचेगी, है ना, CO2 को लेके, तो
अब ये देखना है कि लंग्स के अंदर क्या क्या होगा। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं। ये देखिए ये पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी ये कहाँ पहुंच गए? लंग्स के अंदर, और लंग्स में पहुंच गए एल्वेलाई के अंदर। ये आ गए यहां पर है ना। बहुत सारी एल्वेलाई इस तरह से हैं, बहुत सारी एल्वेलाई इसको घेरे हैं, और इन्हीं के बीच में ये पल्मोनरी आर्टरी है, इम्प्योर ब्लड को लिए हुए। यहां पर क्या होगा? यहां पर जो इसके अंदर HbCO2 है, इस फॉर्म में आ रहा है ना, जैसे ही ये लंग्स के अंदर पहुंचेगा, वैसे लंग्स में चूंकि O2 का लेवल ज्यादा होता है, CO2 का कम होता है, जस्ट उसका अपोजिट। तो O2 का लेवल ज्यादा होने की वजह से, O2 का लेवल यहाँ ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका हो जाएगा डिसोसिएशन, Hb अलग, CO2 अलग। इसको बोलेंगे डिसोसिएशन ऑफ CO2, डिसोसिएशन ऑफ CO2, है ना। Hb अलग, CO2 अलग, क्लियर है। और जो रिएक्शंस वहां हो रहे थे वो सब पलट जाएंगे। कैसे पलट जाएंगे? जो बाइकार्बोनेट आयन बन रहा था, बाइकार्बोनेट आयन जो आया था यहाँ पर इस तरह से, बाइकार्बोनेट आयन इसके साथ में जो आया CO2 को लेके, CO2 अलग हो जाएगा। बाइकार्बोनेट आयन के अंदर आप देखेंगे कि फिर एक डायग्राम बनाते हैं, ये बड़ा सा डायग्राम बना देते हैं। ये इसी ब्लड वेसल्स का डायग्राम यहाँ बड़ा बना दिया है, और फिर इसके अंदर RBC वही है, और ये ब्लड प्लाज्मा है। सब कुछ RBC के साथ में था, तो जो चीज RBC के साथ में आ रही थी वो सब पलट जाएंगे रिएक्शंस। कैसे पलटेंगे? अभी आपने कहा था कि Cl यानी क्लोराइड अंदर जाता है, बहुत सारा क्लोराइड अंदर पहुंच गया था, है ना, बहुत सारा क्लोराइड अंदर पहुंच गया था। और बाइकार्बोनेट कहाँ था? ब्लड प्लाज्मा के अंदर। अब उल्टा हो जाएगा, जैसे लंग एल्वेलाई में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा, रिएक्शन पलट गई। फिर जैसे ही लंग एल्वेलाई के अंदर ये पहुंचेगा, बाइकार्बोनेट आयन अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्लोराइड आयन फिर अपनी पोजीशन पर आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं निगेटिव क्लोराइड शिफ्ट। इसको क्या बोलेंगे? निगेटिव क्लोराइड शिफ्ट। पहला क्लोराइड शिफ्ट था, ये निगेटिव क्लोराइड शिफ्ट। दोबारा फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं, क्योंकि सारी कंडीशन बदल गई हैं। टिश्यूज में थे तो मजे कर रहे थे, अब ये कहाँ आ गए हैं? लंग्स के अंदर। टिश्यूज में CO2 का प्रभाव ज़्यादा था, तो वो सारी क्रिया हो रहे थे। लंग्स में O2 का प्रभाव ज़्यादा है, रिएक्शन सारे बदल जाएंगे। जो बाइकार्बोनेट बन रहा था वो खत्म हो जाएगा बनना। जब कम पड़ने लगेगा तो जो पहले से यहाँ आ चुका था वो वापस फिर अपनी जगह जाएगा। क्लोराइड जो जा चुका था वो वापस अपनी जगह आ जाएगा। इसको बोलते हैं निगेटिव क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है। और HbCO2 का जो ब्रेकडाउन होता है, जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा एल्वेलाई के अंदर। Hb अलग, CO2 अलग। इसको सबसे पहले देखा था हाल्डेन ने, हाल्डेन ने, तो इसको नाम देते हैं हाल्डेन इफेक्ट। वहां पर आप कह रहे थे कि HbO2 का ब्रेकडाउन होता था, उसको देखा था बोहर ने। तो बोहर
अप्लाई इन टिश्यूज वाइल हार्डन इफेक्ट अप्लाई इन लंग एल्वेलाई। तो लंग एल्वेलाई में दो काम हो रहे हैं, एक तो हार्डन इफेक्ट लंग एल्वेलाई में दिख रहा है और दूसरा है निगेटिव क्लोराइड शिफ्ट। ये दो घटनाएं यहाँ घटित हो रहे हैं, निगेटिव क्लोराइड शिफ्ट, ये दो चीजें हो रहे हैं लंग एल्वेलाई के अंदर, लंग एल्वेलाई के अंदर। क्लियर? तो लंग एल्वेलाई के अंदर दो चीजें हैं, दो चीजें हो रही हैं टिश्यूज के अंदर। इफेक्ट कितने पता चले? बोहर इफेक्ट, हाइमबर्गर और हाल्डेन, तीन नाम आए हैं। बोहर इफेक्ट, हाइमबर्गर दोनों टिश्यूज के लिए हैं, हाल्डेन कहाँ के लिए हैं? लंग एल्वेलाई के लिए हैं। क्लोराइड शिफ्ट टिश्यूज में होती है और उसका जस्ट अपोजिट नेगेटिव क्लोराइड शिफ्ट होती है लंग एल्वेलाई के अंदर। बस यही प्रक्रिया चलती है। CO2 यहाँ अलग हो जाती है, Hb अलग हो जाती है, Hb फ्री हो गई, CO2 लंग एल्वेलाई से एक्सप्रेशन के दौरान बाहर निकल जाएगी। एक्सप्रेशन प्रोसेस करोगे है ना, तो ये बाहर निकल जाएगी CO2, और जो O2 है यहाँ पर वो Hb के साथ बाइंड कर जाएगी, फिर बना लेगी ऑक्सीमोग्लोबिन, फिर टिश्यूज में पहुंचेंगे, फिर वही रिएक्शन होती रहेगी। बस यही काम होता है। O2 लंग एल्वेलाई के टिश्यूज तक जाती है और वहां से CO2 आती है। तो हम लोगों ने गैसेस एक्सचेंज के बाद ट्रांसपोर्ट देख लिया कि किस तरह से होता है। इतना क्लियर है? ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज्म भी आपने देख लिया कि ट्रांसपोर्ट तो तीन तरह से हो रहा है, लेकिन उसकी क्या मैकेनिज्म है, क्या टेक्निक है। साथ साथ बोहर इफेक्ट, हार्डेन इफेक्ट, हैमबर्गर इफेक्ट, क्लोराइड शिफ्ट, निगेटिव क्लोराइड शिफ्ट, पांच नाम आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट थे। आज के लिए इतना काफी है ना? काफी कुछ आज हो गया, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। कल हम लोग फिर मिलते हैं। बैटरी भी हमारी चली गई है, ठीक है। पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए।